बच्चों अब ये इक्वेशन देखो, जैसा कि हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये आपका एक स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है और इसके सारे पार्टिकल्स जो हैं वो डिफरेंट एम्पलीट्यूड के साथ एसएचएम कर रहे होंगे और उनका एम्पलीट्यूड जो होगा वो आगे का ये कॉफिशिएंट होगा, है ना, ये दैट इज 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी। अब यहां पे कुछ स्पेशल केस देखते हैं, कुछ पर्टिकुलर पार्टिकल के बारे में सोचते हैं कि अगर उनका एम्पलीट्यूड जीरो हो तो वो तो वाइब्रेट ही नहीं करेंगे। कहोगे ये कैसे संभव है? बच्चों एक बात समझो, जो एम्पलीट्यूड है आपका, वो आखिर किसका फंक्शन है? वो फंक्शन है एक्स का, है ना। तो अगर एक्स की वैल्यू इस तरीके से रखी जाए कि आपका कॉस का मान जीरो आ जाए, तब तो ऑटोमेटिकली ये पूरा, अगर आपका टर्म जीरो हो जाएगा तो ये कुछ भी रहे, अगर आगे जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्प्लेसमेंट जो y आएगा वो तो जीरो ही आएगा। आ रही है बात समझ में? जैसे कि देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या होगा बच्चों, अगर cos kx की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो, ठीक है। तो cos kx की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ऐसे पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड वो जीरो हो जाएगा और एम्पलीट्यूड जीरो होगा तो पार्टिकल विल नॉट मूव। ऐसे पार्टिकल बच्चों मूव ही नहीं करेंगे, और जो पार्टिकल मूव नहीं करेंगे तो इन पार्टिकल्स को हम लोग नोड के नाम से जानेंगे, है ना। तो पहले समझते हैं, अभी लिखूंगा मैं वो नोड कैसे होगा। सबसे पहली बात है cos kx जीरो कब होगा? तो देखो सीधी सी बात ये है कि cos जीरो तभी होता है बच्चों, cos kx जीरो होने का मतलब ये हुआ कि आपका जो kx है, k इंटू एक्स, यानी ये जो एंगल है ये होना चाहिए, ध्यान से देखना बोर्ड पे, ये होना चाहिए n प्लस हाफ, ठीक है, n प्लस हाफ इंटू पाई। आ रही है बात समझ में? जैसे कि जहां पे n एंगल का वैल्यू अगर ये फॉर्मेट में दिया हुआ हो, जैसे देखो अगर n की वैल्यू जीरो लोगे तो π/2, तो cos π/2 जानते हो जीरो होता है। अगर n की वैल्यू 1 लोगे तो हो जाएगा ये 3π/2, cos 3π/2 भी जीरो होता है। अगर n की वैल्यू 2 लोगे तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू पाई, वो भी cos जीरो होता है। तो कहने का मतलब है जहां n 0, 1, 2, 3 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि cos kx की वैल्यू तभी जीरो होगी जब kx यानी एंगल जो है वो इसके इक्वल हो। अब k के जगह तुम क्या लिख सकते हो? तो हम लोग जानते हैं k के जगह लिख सकते हैं 2π/λ, वेव के लिए लिखते हैं हम लोग। तो 2π/λ इंटू एक्स इज इक्वल टू n प्लस हाफ इंटू पाई। अब यहां से देखो पाई और पाई को कैंसिल कर दो और लैम्डा को उधर भेज दो। तो बच्चों इस तरीके से x इक्वल्स टू आपका कैलकुलेट, x इक्वल्स टू निकल के आया n प्लस हाफ इंटू λ/2। एक बात गौर करना बच्चे, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। ये तो हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, तो इसको तो मैं ऊपर कर दे रहा हूं। ये तो आपका लिखा हुआ है पहले से, तो मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूं। अब जब ध्यान से देखो, ध्यान से समझो कि cos kx की वैल्यू जीरो कब हुई? तो cos kx की वैल्यू जीरो तब हुई जब kx यानी जो एंगल है, ये जो आपका एंगल है, ये एंगल जो है kx, इसकी वैल्यू इस इक्वेशन को फॉलो करती हो, क्योंकि आप जानते हो cos आपका 90 के मल्टीपल में ही होगा, ठीक है। उसके बाद k की जगह हम चाहें तो 2π/λ लिख सकते हैं। तो यहां से पाई कैंसिल हो गया तो x इक्वल्स टू ये इक्वेशन निकल के आया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, वो सारे पार्टिकल जिनका कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन के हिसाब से दिया जाएगा उसके लिए cos kx जीरो होगा, और cos kx का जीरो होने का मतलब ही है कि एम्पलीट्यूड, दिए गए इक्वेशन का एम्पलीट्यूड उन पॉइंट्स का जीरो होगा
और ये पार्टिकल मूव नहीं करेंगे। और these particles are known as, ऐसे पार्टिकल को बच्चों कहेंगे known as nodes। ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। ऐसे पार्टिकल को हम लोग क्या बोलेंगे? नोड्स। मैं अभी एक एनिमेशन के थ्रू आपको ये दिखाऊंगा भी कि स्टैंडिंग वेव होता कैसे है। पहले आप इसको हम लोग समझते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका पार्टिकल है जो इन लोकेशंस पे होगा उनकी एम्पलीट्यूड हो जाएगी 0, तो आगे का टर्म ही 0 हो गया, तो वो पार्टिकल मूव ही नहीं करेगा। अब ये पार्टिकल कहां कहां पे होंगे? तो जैसे देखो, मैंने कहा कि n की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, 0 1 2 3। तो सबसे पहला नोड अगर देखना चाहेंगे तो यहां पे हम लोग लिख दे रहे हैं पोजीशंस ऑफ नोड्स। नोड्स कहां कहां पे होंगे? एग्जाम में अक्सर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिए गए स्टैंडिंग वेव के लिए नोड के लोकेशन को फाइंड आउट कीजिए। तो नोड्स के पोजीशन के लिए आप क्या करोगे, सो देखते जाओ। नोड्स के पोजीशन के लिए x इक्वल्स टू, अब n की वैल्यू 0 रखोगे तो ये λ/4 आएगा, है ना। n की वैल्यू 0 रखोगे तो λ/4 आएगा। n की वैल्यू यहां 0 रखेंगे तो 1/2, ठीक है। n की वैल्यू 1 रखोगे तो अंदर से जाएगा 3/2 इंटू λ/2, तो ये हो जाएगा 3λ/4। अगला नोड कहां पे होगा? तो n की वैल्यू 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 5λ/4, फिर उसके बाद हो जाएगा 7λ/4। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये सारे लोकेशंस जो हैं वो नोड के हो गए, यानी इन पोजीशंस पे क्या मिलेगा आपको? नोड। क्लियर है ना? देख सकते हो λ/4, 3λ/4। मान लो वेवलेंथ अगर वेव की दी गई है अपने को, वेवलेंथ की जो वेव है उसकी वेवलेंथ अगर 4 सेंटीमीटर है, कितना है? 4 सेंटीमीटर। सपोज अगर मान लो जो वेव के लिए काम करना है उसका वेवलेंथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो ऑटोमेटिकली तुम देख सकते हो नोड्स कहां कहां पे होंगे। तो पहला नोड 4/4 यानी 1 सेंटीमीटर पे होगा, दूसरा नोड 4/4 3 सेंटीमीटर पे होगा, तीसरा 5 सेंटीमीटर पे होगा, छठा आपका 7 सेंटीमीटर पे होगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि स्ट्रिंग के वो पॉइंट जो 1 सेंटीमीटर पे है, 3 सेंटीमीटर पे है, 5 सेंटीमीटर पे है, दे विल बी एक्ट एज नोड, यानी वो वाइब्रेट नहीं करेंगे, वो बिल्कुल स्थिर रहेंगे क्योंकि उनकी लोकेशन नोड के हिसाब से आ रही है। ठीक है, एक तो इस तरीके से हम लोग नोड फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। तो नोड फाइंड आउट जब भी करना होगा तो इक्वेशन के आगे में जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू 0 करोगे और वो जिस एंगल के लिए 0 होगा उसके बाद ऐसे आप कैलकुलेट कर लोगे। मैं एक दो एग्जांपल अभी और करके दिखाऊंगा। एक बात और गौर करना बच्चों, दो लगातार नोड के बीच, जैसे एक नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो तुम देख सकते हो λ/2 होगा। कैसे? तो 3λ/4 में से λ/4 घटाओगे तो λ/2 ही आएगा। 5λ/4 माइनस 3λ/4 करोगे तो भी λ/2 आएगा। तो उसको भी मैं लिख दे रहा हूं, पहले इसको आप राइट डाउन करो। तो बच्चों जैसा कि हमने देखा कि जो नोड्स हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो λ/2 है। ठीक है, तो अभी आप देखो जो मैंने यहां पे लिख दिया है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स इज λ/2। तो किसी भी दो लगातार नोड के बीच का डिस्टेंस जो आप लेंगे वो कितना लेंगे? λ/2। क्लियर? तो ये तो हो गई नोड के बारे में बात। नोड वो होते हैं जिसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो क्या हो गया? 0, मतलब नोड वाइब्रेट नहीं करते। चलो अब देखते हैं, अब कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात करते हैं जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, ज्यादा से ज्यादा हो। जैसे कि देखो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला जो अपना है वो क्या है? तो एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला है, एम्पलीट्यूड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है अपना? 2a cos kx, है ना, यही है ना। तो cos kx को मॉड में डाल दो, 2a तो पॉजिटिव रहेगा ही, बस इसके पॉजिटिव वैल्यू को लेना है। तो ये जब आपका cos kx आपका मैक्सिमम होगा, ये जब आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, ये जब आपका मैक्सिमम होगा
उस समय ही आपका ये एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब cos kx की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है, वो भी मॉड ऑफ cos kx, चाहे -1 हो या +1 हो। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो 1 ही लेंगे, इसलिए मैंने मॉड में डाल दिया है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होगा वो इन पॉइंट्स का होगा 2a, अगर आप मॉड ऑफ cos kx की वैल्यू क्या हो जाए 1। तो ऐसे पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट को रखने के बाद cos kx की वैल्यू 1 आ जाए, मॉड ऑफ cos kx, उसके लिए एम्पलीट्यूड हो गया 2a, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड है। तो वो सारे पॉइंट्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे, मतलब सारे बाकी पॉइंट्स भी वाइब्रेट करेंगे। नोड तो देखो बिल्कुल वाइब्रेट नहीं करेगा, दो नोड के बीच वाले पॉइंट्स वाइब्रेट करेंगे। अभी मैं आपको एनिमेशन के थ्रू डायग्राम को आपको पूरा स्टैंडिंग वेव का एक पिक्चर भी दिखाऊंगा, और साथ ही साथ दो नोड के बीच के जो बीच वाले पॉइंट्स हैं उनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा। उसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम पॉसिबल होगा, जो कि किसके बराबर होगा, 2a के बराबर। तो दीज पॉइंट्स, ठीक है ना, तो दीज पॉइंट्स, तो पॉइंट्स हैविंग मैक्सिमम amplitude that is 2a are known as antinodes। ऐसे पॉइंट्स किस नाम से जाने जाते हैं बच्चों, इनको हम लोग एंटीनोड्स बोलेंगे। अब एंटीनोड्स की लोकेशन क्या होगी, तो सीधी सी बात है, cos kx का मॉड का वैल्यू 1 होना चाहिए। ऐसा कब होगा, कब आपका cos kx जो होगा, cos kx का जो आपका मॉड है, कब ये 1 के बराबर होगा। तो बहुत सीधा सा आंसर है बच्चों, ये तभी होगा जब आपका kx का वैल्यू है ना, जब kx का वैल्यू जो होगा आपका, वो आपका n पाई के बराबर होगा। n पाई का मतलब समझ रहे हो, n पाई का मतलब ये हो गया, जैसे 0 1 2 3, अगर n की वैल्यू रखते जाए तो n की वैल्यू 0 रखोगे तो cos kx, तो kx हो गया 0, तो cos 0 क्या हो जाएगा 1। n की वैल्यू 1 रखोगे तो kx हो गया पाई, तो अगर पाई भी रखोगे तो cos पाई -1 होगा, लेकिन चूंकि मॉड लगा हुआ है तो 1 ही हम लोग लेंगे उसको। तो kx की वैल्यू अगर n पाई के बराबर हो बच्चों, ठीक है, ध्यान से सुन लो मेरी बात, kx की वैल्यू किसके बराबर हो, n पाई के बराबर हो, जहां n का वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी रखते चले जाओ, तो उस केस में जो आपका cos kx होगा उसका वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 1, और ऐसे में आपका बनेगा क्या, एंटी नोड्स। तो एंटी नोड्स की लोकेशन क्या होगी, इसके लिए हम लोग अभी के रखेंगे, पहले इसको आप राइट डाउन कर लो। कर लिया आपने राइट डाउन, चलो अब एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे k के जगह लिख देंगे 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है, इंटू x इक्वल्स टू n पाई, ठीक है। अब यहां से देखो, यहां से आपका पाई से पाई कैंसिल हो गया, सो x इक्वल्स टू n लैम्डा बाई 2, है ना, n लैम्डा बाई 2, और जहां n की वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी रखते चले जाओ, तो इसका मतलब है कि हम लोग यहां पे लिख सकते हैं पोजीशंस ऑफ एंटीनोड। तो पोजीशन ऑफ एंटीनोड्स क्या हो गया, तो एक बार 0 रखोगे, ठीक है, तो एंटीनोड 0 पे आ रहा है, 1 रखोगे तो लैम्डा बाई 2 पे आ रहा है, 2 रखोगे तो लैम्डा पे आ रहा है, 3 रखोगे तो 3 लैम्डा बाई 2 पे आ रहा है। तो देख रहे हो ना, तो इस तरीके से ये भी आपका जो आ रहा है बच्चों, आपका तुम देख सकते हो कि दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 ही है। तो देखो 0 लैम्डा बाई 2 लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2,
और इस तरीके से अगला देखें तो 4 रखोगे तो 2 लैम्डा। तो आपका ये पोजीशंस, अब लैम्डा की वैल्यू रखते चले जाओ तो मैं पोजीशंस ऑफ एंटीनोड मिल जाएगा। और यहां भी तुम कह सकते हो ये बात, यहां भी बच्चों ये बात कह सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive antinodes is lambda by 2। तो नोड्स के बीच का भी डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 और दो एंटी नोड के बीच का भी डिस्टेंस लैम्डा बाई 2। क्लियर? अगर हम लोग एक स्ट्रिंग के ऊपर इस पूरे के डायग्राम को ड्रॉ करके दिखाना चाहें तो देखो कुछ ऐसा होगा। मान लो सबसे पहले 0 पोजीशन पे x इक्वल्स टू 0 है ना, x इक्वल्स टू 0 पे आपका क्या है, एंटी नोड। तो एंटी नोड से शुरुआत करो, तो यहां पे हो गया एंटी नोड। फिर याद करो आप नोड वाला कुछ देर पहले जो हम लोग लिखे थे, तो नोड हमारा आया था, पहला नोड आया था लैम्डा बाई 4 पे, तो ये x इक्वल्स टू 0 हो गया। ये मान लो x इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4 है, तो यहाँ क्या बन गया बच्चों, नोड। फिर लैम्डा बाई 2 पे आपका देखो एंटी नोड है, तो लैम्डा बाई 2 x इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पे हमारा आ रहा है एंटी नोड। ठीक है, फिर आप याद करो वहाँ पे 3 लैम्डा बाई 4 आया था नेक्स्ट नोड का। लैम्डा बाई 4 पहले नोड का था, दूसरे नोड का था 3 लैम्डा बाई 4, ये हो गया नोड। फिर लैम्डा पे देखो, लैम्डा पे आपका क्या आ गया, एंटी नोड। तो इस तरीके से नोड एंटी नोड करके ऑल्टरनेट आपको मिलता चला जाएगा और बाकी पॉइंट्स बीच में ही होंगे। ये तो एंटी नोड तो वो हो गया जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, दैट इज 2a, और बाकी और नोड वो हो गया जिसको जो वाइब्रेट ही नहीं करा, जो 0 है, और बाकी पॉइंट्स इस 2a और 0 के बीच वाले एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहे होंगे। तो यहाँ मैंने आपको एक रफ डायग्राम बना के दिखाया कि किस तरीके से ये नोड एंटी नोड एक दूसरे के ऑल्टरनेट में हैं। ठीक है, तो अगर अगला यहाँ पे देखोगे तो ये आपका आ जाएगा 5 लैम्डा बाई 4। ठीक है, उसके बाद देखो ये फिर 3 लैम्डा बाई 4। तो इस तरीके से बच्चों 3 लैम्डा बाई 2 ये हो गया आपका एंटी नोड। तो आप देख सकते हो कि किसी भी रोप पे, ये स्ट्रिंग है, ये आपका स्ट्रिंग है, तो किसी भी रस्सी के ऊपर नोड और एंटी नोड ऑल्टरनेट करके आपके लोकेशन में मिल जाएंगे। और किसकी क्या लोकेशन होगी उसके लिए आपको फॉर्मूला देखना होगा, इक्वेशन देखना होगा स्टैंडिंग वेव का। एक बात याद रखना, इसको आप रट मत लो कि ये 0 पे ही होगा, लैम्डा बाई 2 पे ही होगा। जिस इक्वेशन को लेके हम लोग सॉल्व किए, कौन सा इक्वेशन था अपना दोनों वेव का, एक इक्वेशन था y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और दूसरा था y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। इस इक्वेशन से जो स्टैंडिंग वेव बनेगा उसके लिए ये चीजें लिख के आई हैं, उसके लिए आपको नोड्स का ये पोजीशन आया है। लेकिन कोई और इक्वेशन को अगर हम लोग सुपर इम्पोज करेंगे तो हो सकता है कुछ और स्टैंडिंग वेव आए, लेकिन आपको हर जगह जो फंडामेंटल ये है कि फंडामेंटल यही है कि आगे जो तुम्हारा लिखा हुआ रहेगा वो एम्पलीट्यूड रहेगा। नोड के लिए एम्पलीट्यूड 0 रहेगा, एंटी नोड के लिए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहेगा। और ये बात भी फिक्स है, चाहे इक्वेशन कोई भी हो, तो दो नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होता है और दो एंटी नोड के बीच के डिस्टेंस भी लैम्डा बाई 2 ही होता है। ठीक, और एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस अगर देखें, एक एंटी नोड और नोड के बीच, या नोड एंटी नोड के बीच, या एंटी नोड या नोड के बीच, तो ये डिस्टेंस अगर तुम देखोगे बच्चों तो दो लगातार एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 होगा। दिस इज लैम्डा बाई 4। तो पहले इसको राइट डाउन करो, फिर हम लोग बात करते हैं। अब बच्चों यहां पे इस पॉइंट को भी आपको नोट कर लेना चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड इज लैम्डा बाई 4। तो दो नोड के बीच का लैम्डा बाई 2, दो एंटी नोड के बीच का भी लैम्डा बाई 2, और एक एंटी नोड और एक नोड के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा आपका लैम्डा बाई 4। ओके, तो इसको आप राइट डाउन कर लो। कर लिया आपने? चलो
अब मैं आपको स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन दो और अलग अलग इक्वेशन से करके दिखाता हूं, ठीक है। जैसा कि कहने का मतलब समझो, अभी हमने जो देखा था स्टैंडिंग वेव, उसमें था y1 इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और y2 इक्वल्स टू था ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो इससे तो स्टैंडिंग वेव बन ही सकता है। और स्टैंडिंग वेव किससे बन सकता है? ऐसा कोई भी दो वेव जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, चाहे साइन साइन की जगह कॉस कॉस हो, या ओमेगा टी माइनस के एक्स की जगह के एक्स माइनस ओमेगा टी हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इसका अगर इनिशियल फेज कांस्टेंट पाई ऐड कर दोगे तो वही हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी हम लोग एक इक्वेशन देखते हैं इसको करके। तो अभी देखो अपना दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है y1 इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, सॉरी, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। क्लियर? ये एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है बच्चों y2 इक्वल्स टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। यानी ये दोनों भी वेव है, देखो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, बस डायरेक्शन अपोजिट है। और पिछले वाले इक्वेशन से क्या फर्क है? तो के एक्स पहले है, ओमेगा टी बाद में है। ऐसा क्यों होता है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वेव के इक्वेशन के कई सारे फॉर्म्स के बारे में जानकारी दिया था, जिसमें अगर फेज कांस्टेंट अगर आप ऐड करोगे तो आपका वेव का फॉर्म चेंज हो जाएगा। जैसे ओमेगा टी माइनस के एक्स में अगर फेज कांस्टेंट पाई होगा तो ये फॉर्म आपका निकल के आ जाएगा। अब मान लो इन दोनों को अगर इंटरफेयर करवाते हैं तो देखते हैं स्टैंडिंग वेव का कैसा इक्वेशन आएगा। तो y1 प्लस y2 दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो यहां पे देखो लिखेंगे a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस a साइन, ठीक है, के एक्स प्लस ओमेगा टी। अब इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे a कॉमन ले लो, ये हो गया फिर से साइन a माइनस बी, ये हो जाएगा साइन a प्लस बी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी। और इसको लिख सकते हैं साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस के एक्स इंटू, सॉरी प्लस, क्योंकि प्लस है ना, साइन ओमेगा टी। अब बच्चों देखो इसमें कौन कैंसिल हो जाएगा, तो बहुत आराम से आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉस के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी, कॉस के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा? साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी, और यहाँ भी बचा साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी। तो ऑल टुगेदर ये जो आपका वेव इक्वेशन निकल के आया 2a साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी। देख रहे हो ना, ये एक नया इक्वेशन आपको मिला। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये एक स्टैंडिंग वेव है, तो बिल्कुल है, ये भी स्टैंडिंग वेव है। बस आप ये देख के मत घबरा जाओ कि पहले साइन यहाँ था, कॉस यहाँ है, और इसको तुरंत हम लोग साइन में चेंज कर सकते हैं, इसको चाहे तो कॉस में चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप ये देखो कि x और t दोनों सेपरेट हो गए, दोनों एक साथ नहीं है। तो ये भी आपका इक्वेशन है स्टैंडिंग वेव का। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। ये भी आपका स्टैंडिंग वेव का बच्चों इक्वेशन है। क्लियर है? अब देखो, पहले इसको राइट डाउन करो। कर दिया आपने? चलो अब यहां पे एक चीज समझते हैं। अब जैसे कि मान लो इक्वेशन है अपना y इक्वल्स टू 2a साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी, है ना, ये इक्वेशन है। आपको अगर मर्जी है तो इसको भी साइन में कन्वर्ट कर सकते हो, लिख सकते हो आप इस तरीके से 2a साइन
के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो अब देखा जाए तो ये भी एक ऐसा इक्वेशन आया जो स्टैंडिंग वेव का है, और ये बच्चों रोल प्ले कर रहा है आपका एम्पलीट्यूड का, एम्पलीट्यूड। और ये पीछे देखो साइन लगा हुआ है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, यहाँ फेज कांस्टेंट पाई बाई टू है, सिंपल यही बात समझ लो। तो इस तरीके से ये भी आपका स्टैंडिंग वेव है जहाँ पे ये एम्पलीट्यूड है और पार्टिकल जो है वो एसएचएम कर रहा है, क्योंकि जो आपका पोजीशन है वो साइन का फंक्शन है जिसमें टाइम है ना, भले कॉस लिखा हुआ लेकिन साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि जब ये भी स्टैंडिंग वेव है तो यहाँ भी नोड्स और एंटी नोड्स बनेंगे, तो नोड्स कहाँ कहाँ बनेंगे, एंटी नोड्स कहाँ कहाँ बनेंगे, तो वो भी देखो। तो नोड्स का जो है, नोड्स के लिए आप क्या करोगे, तो नोड्स के लिए देखो अब इस बार एम्पलीट्यूड क्या है, नोड्स के लिए आपका एम्पलीट्यूड होना चाहिए, एम्पलीट्यूड जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, यानी 2a साइन के एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। और 2a साइन के एक्स की वैल्यू 0 कब होगी, जब आपका साइन के एक्स क्या होगा, 0 के बराबर है। और साइन के एक्स 0 कब होगा बच्चों, तो सीधी सी बात है जब के एक्स की वैल्यू n पाई के बराबर होगी, जहां n इक्वल्स टू 0 1 2 3 रखेंगे तो आपका साइन के एक्स की वैल्यू 0 होगी। क्योंकि अगर n की वैल्यू 0 रखोगे तो साइन 0 0, n की वैल्यू 1 रखोगे तो साइन पाई 0, n की वैल्यू 2 रखोगे साइन 2 पाई भी 0। तो के एक्स इक्वल्स टू n पाई पे आपका जो है इस रिलेशन के लिए आपको क्या मिलेगा, नोड्स, जिसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, 0। फिर k की जगह चाहो तो 2 पाई बाई लैम्डा लिख सकते हो, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स इक्वल्स टू n पाई। अब यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो गया तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इंटू लैम्डा बाई 2। ये जो x निकल के आया दिस इज पोजीशन ऑफ नोड। तो पोजीशन ऑफ नोड क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, तो पोजीशन ऑफ नोड फॉर एबव स्टैंडिंग वेव इक्वेशन, एबव स्टैंडिंग वेव इक्वेशन के लिए आपका पोजीशन ऑफ नोड क्या आएगा, तो देख सकते हो x इक्वल टू n लैम्डा बाई 2, n का वैल्यू 0 रखोगे तो 0 पे मिलेगा, लैम्डा बाई 2 पे मिलेगा, लैम्डा पे मिलेगा, 3 लैम्डा बाई 2 पे मिलेगा, फिर आपका लैम्डा 2 लैम्डा पे मिलेगा। तो ऐसे तुम देख सकते हो कि अभी भी जो नोड्स हैं वो आपका दो नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 है, लेकिन इसके पहले वाली इक्वेशन के लिए जो नोड का पोजीशन आ रहा था उससे ये अलग आया, क्योंकि इक्वेशन डिफरेंट है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको इक्वेशन देखना है और आपको ये समझना है कि आगे का जो कॉफिशिएंट है ये 0 करने के लिए एंगल को क्या फॉर्म देंगे, तो वो नोड के लिए हो जाएगा, और अगर एंटी नोड चाहिए तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इसके मॉड का वैल्यू 1 आना चाहिए। तो इस इक्वेशन के लिए अगर नोड की पोजीशन पूछोगे मेरे से तो उसका इक्वेशन होगा x इक्वल्स टू n लैम्डा बाई 2, और पोजीशंस कहाँ कहाँ पे होंगे, 0 पे, लैम्डा बाई 2 पे, लैम्डा पे, 3 लैम्डा बाई 2 पे और 2 लैम्डा पे। तो इसको राइट डाउन कर लो। लिख लिया आपने। अब बात करते हैं बच्चों एंटी नोड्स की, है ना, पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स। तो पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स, तो पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स की अगर बात करें तो सीधी सी बात है, एंटी नोड के लिए साइन के एक्स के मॉड का वैल्यू होना चाहिए 1, ताकि इसका एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड ये हो जाए कितना, 2a। एंटी नोड के जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों वो 2a एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो साइन के एक्स का मॉड का वैल्यू क्या आना चाहिए, 1। तो अब यहाँ पे देखो ऐसा कब होगा, तो सीधी सी बात है ऐसा तब होगा
जब के एक्स इक्वल्स टू, है ना, जब के एक्स इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे n प्लस हाफ, है ना, एक सेकेंड, n प्लस हाफ इंटू लैम्डा बाई टू। कहोगे कैसे? तो देखो, अगर n की वैल्यू आप 0 रखोगे, सॉरी लैम्डा बाई टू नहीं, पाई बाई टू ना, पाई, ठीक है, के एक्स इक्वल्स टू एन प्लस हाफ इंटू पाई, ध्यान से सुनो, पाई बाई टू नहीं, पाई। तो अगर n की वैल्यू 0 रखोगे तो ऑटोमेटिकली आप देखो आपका जो एंगल होगा ये कितना होगा, पाई बाई टू। तो जानते ही हो साइन पाई बाई टू आपका क्या होता है, मैक्सिमम 1 होता है। अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 रखने पे ये हो जाएगा 3 पाई बाई टू, तो साइन 3 पाई बाई टू होता है -1, लेकिन हम लोग यहाँ मॉड लेंगे, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल सही इक्वेशन लिखा हुआ है। तो जो यहाँ पे एंटी नोड के लिए जो आप लिखोगे उसमें आप लिखोगे के एक्स शुड बी इक्वल टू n प्लस हाफ इंटू पाई। आ रही है बात समझ में? अब देखो, अब यहाँ से अपने को क्या करना है, अब यहाँ से हमको पोजीशन निकालना है ना, पोजीशन। तो k की जगह लिख देंगे 2 पाई बाई लैम्डा, तो 2 पाई बाई लैम्डा रख देंगे इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा n प्लस हाफ इंटू पाई। तो यहाँ से देखो पाई पाई कैंसिल हो गया, तो आपका x इक्वल्स टू क्या आ गया, n प्लस हाफ इंटू लैम्डा बाई टू। ये आपका जो पिछले बार हमारा, ये याद करो ये नोड के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे इस इक्वेशन के, इसके एग्जाम्पल में ये पोजीशन किसका आया है, एंटी नोड का। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ एंटी नोड, पोजीशंस ऑफ एंटी नोड, एंटी नोड की पोजीशन। तो देखो क्या क्या लिखेंगे, तो n की वैल्यू 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो ये आएगा लैम्डा बाई 4, फिर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 4, फिर आ जाएगा आपका 5 लैम्डा बाई 4, है ना, फिर 2 रखने पे 5 लैम्डा बाई 4। तो इस तरीके से आपका आता चला जाएगा। तो यहाँ भी तुम देख सकते हो, किसी भी दो नोड की बात करेंगे, सॉरी दो एंटी नोड के बीच के डिस्टेंस की बात करेंगे, तो ये लैम्डा बाई 2 निकल के आएगा। इसमें भी इसमें सब्ट्रैक्ट करो, ये लैम्डा बाई 2 ही निकल के आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नोड या एंटी नोड का एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा, इसके लिए आपको इक्वेशन देखना होगा कि आपका वो स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन कैसा है। क्लियर है? इसको आप लिख लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कुछ इक्वेशंस मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है कि इन इक्वेशंस में से कोई इक्वेशन अगर आपको दिख जाए किसी क्वेश्चन में, किसी एग्जाम में, तो आप समझ जाना कि ये क्या है, स्टैंडिंग वेव। तो जो कॉमन आपको एग्जाम में आता है वो यही 4 है। इसके अलावे भी और भी हो सकते हैं, आगे माइनस भी लगा हुआ हो सकता है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये टाइम और ये पोजीशन, ये दोनों एक साथ ना हो, दोनों अलग अलग एंगल के फॉर्म में हो। तो ऐसा कोई भी फॉर्म दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि वो इक्वेशन जो दिया गया है किसका इक्वेशन है, स्टैंडिंग वेव का। और ये भी ध्यान रखना कि ये x वाला जो आगे का जो कॉफिशिएंट है, ये कॉफिशिएंट, ये आपका एम्पलीट्यूड का काम कर रहा होगा, और ये आपका जो है पीछे जो है वो टाइम के फंक्शन में है। इसका मतलब वो ये एम्पलीट्यूड है और ये टाइम के हिसाब से इसका पोजीशन चेंज करेगा, मतलब पार्टिकल्स विल परफॉर्म SHM। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों आपको हम एक एग्जांपल से यहाँ पे ये समझाएंगे कि आखिर स्टैंडिंग वेव का जो मोशन होता है उसमें पार्टिकल्स मूव कैसे करते हैं। ये तो अपने को पता चल गया कि स्ट्रिंग के सारे पॉइंट SHM करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा विजुअलाइज करो। तो पहले मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं एक्चुअल जो ये मोशन हो रहा है वो भी आपको बताऊंगा। पहले देखो, हमने एक एग्जांपल लिया है, जो इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे दिया गया है स्टैंडिंग वेव का 2a sin kx इंटू कॉस ओमेगा टी। इसी एग्जांपल को लेके चलो। अब हम लोग को मान लो ये स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2a और k की जगह 2 पाई बाई लैम्डा। इस k की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया 2 पाई बाई लैम्डा
इंटू एक्स, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। और कॉस ओमेगा टी को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ऐसा करने से थोड़ा काम आसान हो जाएगा अपना, ठीक है। या इसको सिर्फ कॉस ओमेगा टी भी रहने दिया जा सकता था, वो आपको देखने में सही लगे कि भाई साइन के फॉर्म में है तो एसएचएम, अदरवाइज आप तो जानते हो कॉस के फॉर्म में भी काम कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर ये जो इक्वेशन है यहाँ पे हमने k के जगह लिख दिया 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है। तो k की जगह 2 पाई बाई लैम्डा, तो मेरे को पहले नोड्स चाहिए। तो नोड्स कहाँ कहाँ पे होंगे? तो सीधी सी बात है, नोड्स के लिए एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए, यानी साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स क्या होना चाहिए? 0। तो ये कहाँ कहाँ पे मिलेगा? तो एक तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो साइन 0 0, तो ये आपका हो गया नोड, मतलब ये पॉइंट कभी वाइब्रेट करेगा ही नहीं। उसके बाद x की जगह अगर आपने लैम्डा बाई 2 रख दिया, तो लैम्डा बाई 2 रख दोगे तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो साइन पाई फिर से 0। और ऐसे भी एक नोड के बाद दूसरा नोड लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस पे मिलना था। फिर अगला नोड की बात अगर करेंगे तो फिर हम लोग को x इक्वल टू लैम्डा रखना पड़ेगा। लैम्डा रखोगे तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल, साइन 2 पाई अगेन 0। तो ये आपका नोड हुआ, ये नोड हुआ, ये नोड हुआ। और भी नोड्स हो सकते हैं, लेकिन हम लोग इतना ही छोटा स्प्रिंग को डिस्कशन में रखे हुए हैं, ठीक। अब दो नोड के बीच में ऑटोमेटिकली एंटी नोड आना है, और आपको ये भी बताया गया था कि नोड और एंटी नोड के बीच का, दो लगातार नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? लैम्डा बाई 4। आप चाहो तो यहाँ पे लैम्डा बाई 4 रख दो x के जगह, तो लैम्डा बाई 4 रखोगे तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, तो 2 पाई बाई 4, तो 2 पाई बाई 4, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 क्या होता है आपका? 1 होता है। साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो एम्पलीट्यूड हो गया 2a। क्लियर? तो ये यहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ इस पॉइंट पे लैम्डा बाई 4 पे, तो इसका नाम रख दिया हमने एंटी नोड। ओके, इसी तरीके से अगला एंटी नोड जो होगा, इस एंटी नोड से लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस पे होगा, या यूं कह लो कि यहाँ से अगर आप देखो कि अगला एंटी नोड के लिए, तो आपको फिर से साइन की वैल्यू +1, यहाँ अगर +1 है तो साइन एक बार अगर 90 पे +1 होता है तो फिर मॉड ऑफ साइन 1 होना है, मॉड ऑफ साइन 1 होना है, तो साइन 3 पाई बाई 2 पे भी 1 होगा, क्योंकि साइन 3 पाई बाई 2 पे दरअसल वो होगा -1, लेकिन चूंकि मॉड लेंगे तो उसको हम लोग +1 मान सकते हैं। तो एंटी नोड जो है आपका 3 लैम्डा बाई 4 पे भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ अगर 3 लैम्डा बाई 4 पुट करोगे बच्चों, तो ये आपका 3 पाई बाई 2 ही हो जाएगा, जो कि आपका -1 होगा। इसलिए देखो, इसको अगर हमने +2a पे रखा हुआ है तो इसको -2a पे, ठीक इसका अपोजिट डायरेक्शन के हिसाब से, लेकिन मैग्नीट्यूड तो आपका वही रहेगा। क्लियर है? ये हो गया नोड, ये एंटी नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड। और बाकी बीच वाले x के लिए जो पार्टिकल होंगे उसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो 0 से 2a के बीच में, जैसे इसका a होगा, कोई और होगा जिसका a बाई 2 होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड का हमने लोकेशन दिखा दिया। सबसे पहले t इक्वल टू 0 पे, अब देखते हैं t इक्वल टू 0 पे क्या पोजीशन होगी। तो देखो, x से आपको पता लग रहा है कि पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना होगा, और t इक्वल टू 0 रखने पे ये पता लगे, t का वैल्यू रखने पे ये पता रहेगा कि उस समय वो पार्टिकल है कहाँ, क्योंकि हर एक अगर इसका एम्पलीट्यूड 2a है, इसका मतलब ये नहीं कि एंटी नोड वाला पार्टिकल हमेशा 2a पे रहेगा। अरे वो SHM कर रहा है, तो एम्पलीट्यूड 2a पता लगने का मतलब वो मैक्सिमम कहाँ तक रह सकता है? 2a तक रह सकता है। तो t इक्वल टू 0 पे तुम देखो, अगर t इक्वल टू 0 रखोगे तो 0 प्लस पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 ये क्या निकल के आया? 1। तो ये अगर 1 निकल के आया, तो साइन अगर 1 निकल के आया, तो सीधी सी बात है कि साइन 1 का मतलब ये हो गया कि इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, एम्पलीट्यूड को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो पोजीशन क्या आएगा? एम्पलीट्यूड के बराबर। तो जो पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड होगा वो अपने अपने एम्पलीट्यूड पे होगा। तो जैसे देखो, t इक्वल टू 0 पे स्ट्रिंग का ये आकार दिखेगा, ये एंटी नोड अपने एम्पलीट्यूड पे है, एंटी नोड के बगल वाला पॉइंट जो होगा वो भी अपने एम्पलीट्यूड पे है। ये नहीं कहोगे कि एम्पलीट्यूड पे नहीं है, इसके लिए यही एम्पलीट्यूड है, इसके लिए यही एम्पलीट्यूड है, इसके लिए यही एम्पलीट्यूड है। तो इस तरीके से ये सारे पार्टिकल्स जो होंगे एक साथ, दो नोड के बीच के सारे पार्टिकल एक साथ अपने अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होंगे।
ठीक नोड के बगल वाले पार्टिकल यानी इन दोनों नोड के बीच के वाले पार्टिकल ये भी अपने अपने एक्सट्रीम पे होंगे, लेकिन ये अपने ठीक अपोजिट एक्सट्रीम पे होंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू λ/2 का वैल्यू रखोगे तब तक साइन आपका प्लस आएगा, और x इक्वल टू λ/2 से x लैम्डा तक का वैल्यू आप रख के देख लो, साइन आपका ये माइनस आएगा। मतलब ये सारे पार्टिकल्स अपने निगेटिव एक्सट्रीम पे होंगे, यानी ये पार्टिकल भी एक्सट्रीम पे ही होंगे, लेकिन वो सब कहाँ पे होंगे? अपने निगेटिव एक्सट्रीम पे होंगे। तो एक बात गौर कर रहे हो, नोड के एक तरफ का पार्टिकल और दूसरे तरफ का पार्टिकल दोनों का फेज अपोजिट है। ये सारे पार्टिकल अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे हैं और ये सारे पार्टिकल जो हैं अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे हैं, लेकिन हैं दोनों एक्सट्रीम पे ही। क्लियर? ये कब की बात हो रही है? t इक्वल टू 0। अब आप याद करो, पहले मैं आपको एसएचएम थोड़ा याद करवा दूं। एसएचएम में हमने देखा था कि टाइम पीरियड कैपिटल T होता था और पूरे एसएचएम को आप 4 हिस्सा में बांट सकते हो, मीन टू पॉजिटिव एक्सट्रीम टू मीन, फिर मीन टू नेगेटिव एक्सट्रीम टू मीन, और टोटल टाइम पीरियड का T/4 टाइम में बांट सकते हो। तो तुम ऐसे भी अब दिमाग लगाओ कि अगले T/4 टाइम में क्या होगा। तो अगले T/4 टाइम में जैसे ये एक्सट्रीम पे है तो ये एक्सट्रीम से मीन पे आएगा, तो देखो ये मीन पे आ गया। और सिर्फ यही मीन पे नहीं आएगा, ये सारे पार्टिकल जो इसके बगल वाले हैं, दो नोड के बीच के सारे पार्टिकल एक साथ मीन पे आए, और नीचे की तरफ इन सभी की वेलोसिटी है, एरो दे दिया मैंने नीचे की तरफ वेलोसिटी। और ये जो यहाँ इस नोड से इस नोड के बीच के जो पार्टिकल हैं उनका भी जो है इनका वेलोसिटी का डायरेक्शन थोड़ा रॉन्ग बन गया। यहाँ पे सब एरो को ऊपर कर देना है ना। और ऊपर क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे थे और ये अब ऊपर आके मीन पे आए हैं, लेकिन इनका डायरेक्शन किधर होगा? वेलोसिटी का ऊपर की ओर। तो यानी एक बात गौर करना कि T/4 टाइम के बाद ये सारे पार्टिकल एक साथ मीन पे आ गए। ये अलग बात है कि दो नोड के बीच का जो पार्टिकल है वो एक साथ एक डायरेक्शन में है, और बगल एडजेसेंट दो नोड के बीच का डायरेक्शन ठीक अपोजिट है। यानी आपसे ये भी कहा जा सकता है कि नोड के दाएं और बाएं के तरफ के पार्टिकल के बारे में कुछ कमेंट करो तो कहना उन दोनों की वेलोसिटी क्या होती है? अपोजिट। ठीक है ना। और अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला के हिसाब से चलोगे तो T/4, तो देखो यहाँ पे रखोगे स्मॉल t की जगह T/4 प्लस π/2। और t क्या है आपका? t है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है फॉर्मूला 2π/ω। तो अगर यहाँ पे आप t की जगह 2π/ω रख दोगे तो ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे π/2। तो π/2 प्लस π/2 तो क्या हो गया आपका? साइन पाई, और साइन पाई क्या होता है? 0। तो अगर यही 0 हो गया तो आगे वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो सबकी पोजीशन एक साथ मीन पोजीशन पे आ गई। मतलब स्टैंडिंग वेव एक ऐसा आपका इक्वेशन है, एक ऐसा वेव है जहाँ सारे पार्टिकल एक साथ कहाँ पे आ जाते हैं? मीन पे आते हैं और एक साथ वो क्रॉस करते हैं मीन को। क्लियर? अब इसके बाद तो तुम सीधा अंदाजा लगाते चले जाओ। इसके बाद क्या होगा बच्चों? फिर जब ये मीन पे आए तो अब ये नीचे की तरफ जाएंगे और ये ऊपर की तरफ। तो अगले T/2 समय में, मतलब T/4 में और T/4 देखो 0 से T/4 से और T/4 ऐड करो तो ये सारे पार्टिकल अपने अब नेगेटिव एक्सट्रीम पे आ गए, इधर वाले। ठीक है। और ये सारे पार्टिकल चले गए पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। आ रही है बात समझ में? तो ये कब हो गया? T/2 पे। फिर क्या होगा? T/4 और आगे बढ़ाओ तो टाइम हो जाएगा 3T/4। चाहो तो वैल्यू रख के भी तुम चेक कर सकते हो। तो अब क्या होगा? ये फिर वापस, क्योंकि ये सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, तो ये वापस फिर आपका मीन पे आया। तो देखो इनकी वेलोसिटी ऊपर हो गई और ये सब भी फिर मीन पे आया, इनकी वेलोसिटी नीचे हो गई। ठीक है। अब T/4 और करेंगे तो फिर साइकिल वही रिपीट होगा। तो देखो अब खुद आप अंदाजा भी लगा सकते हो कि अगले T/4 में क्या होगा। तो ये सब वापस इस पोजीशन में आ जाएगा और ये सब वापस इस पोजीशन में आ जाएगा, जो कि हमने इस डायग्राम में दिखा दिया है। क्लियर है ना? तो आप देख सकते हो कि अब ये आपका इस तरीके से हो गया, ये ऐसे वापस और ये ऐसे। और इन सभी चीज को अगर हम एक साथ एक डायग्राम में दिखाना चाहें तो समझो कि इस तरीके से स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा होगा। मतलब कि बहुत सिंपल है बच्चों। आप दिमाग में ये सेट करो कि ये वाला पार्टिकल इस पाथ पे एसएचएम कर रहा होगा, जिसका मीन पोजीशन ये है और एम्पलीट्यूड 2a, और ये वाला पार्टिकल जो होगा वो a एम्पलीट्यूड के साथ, ये भी a एम्पलीट्यूड के साथ, कोई ऐसा होगा जो a/2 एम्पलीट्यूड के साथ,
कोई ऐसा होगा जो 3a/2 के साथ, अब बेचारा नोड जो होगा वो तो वाइब्रेट करेगा ही नहीं। यही काम इधर भी हो रहा होगा, जो यहाँ हो रहा होगा वही यहाँ हो रहा होगा, लेकिन फ़र्क है इन दोनों में। फ़र्क क्या है कि ये जो SHM हो रहा है और ये जो SHM हो रहा है, इन दोनों का SHM के बीच में पाई फेज डिफरेंस होगा। फेज में वो अपोजिट होंगे। जैसे ये सारे पॉजिटिव एक्सट्रीम पे तो ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे, फिर एक साथ ये मीन पे आएंगे, और फिर ये जब ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे आएगा तो ये नेगेटिव। तो इस तरीके से आपका ये होता रहेगा, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछेगा कि दो लगातार एंटी नोड जो है उनके बीच में कितना फेज डिफरेंस, तो सीधा बोल देना 180 का, क्योंकि अगर ये एंटी नोड आपका पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है तो ये आपका है नेगेटिव एक्सट्रीम पे, तो ये हो जाएगा आउट ऑफ फेज, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप एक बार पहले क्या करो, सब डायग्राम को एक एक करके बनाओ, ठीक है। पहले ये लिखो, मैं एक एक करके स्लाइड ऊपर करता जाऊंगा, आप लिखते चले जाओ। तो पहले तो आप ये लिख लो, लिख लिया आपने, चलो उसके बाद आप इस डायग्राम को बना लो, ये डायग्राम बना लो, ठीक है। अब बच्चों देखो, अब मैं आपको एक एनिमेशन दिखाऊंगा कि ये स्टैंडिंग वेव आखिर मूव कैसे करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस स्ट्रिंग के डायग्राम में, ये जो पॉइंट्स हैं ये आपका नोड है, ये नोड है, ये भी 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 नोड है, ढेर सारे नोड हैं। दो नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2, ठीक। और ये एंटी नोड्स हो गए, और ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है ये बीच का कोई पॉइंट है। तो ये एंटी नोड, ये भी एंटी नोड, देखो ये भी एंटी नोड, ये भी एंटी नोड। और एक बात और गौर करना कि ये दोनों एंटी नोड जो हैं वो अपने अपने एक्सट्रीम पे इनिशियली हैं, ठीक है। जोड़ी नहीं है कि हमेशा एक्सट्रीम पे हो। मान लो जो हमने एग्जाम्पल जो इक्वेशन लिया उसके हिसाब से ये एक्सट्रीम पे है। तो ये आपका +2a पे है, ये -2a पे है, मतलब अपोजिट फेज में। फिर ये दोनों एंटी नोड अपोजिट फेज में हो गए, क्योंकि ये -2a पे है, ये +2a पे है। लेकिन अब देखो ये दोनों एंटी नोड सेम फेज में एक तरीके से हो गए। तो दो लगातार एंटी नोड भले ही अपोजिट फेज में हो, लेकिन एक नोड को छोड़ के जो दूसरा नोड आएगा, एंटी नोड, दो लगातार एंटी नोड अपोजिट फेज में हो, लेकिन एक एंटी नोड को छोड़ के जो दूसरा एंटी नोड आएगा वो दोनों फिर क्या हो जाएंगे, सेम फेज में। तो और फिर देखो ये एंटी नोड, ये एंटी नोड अपोजिट फेज, ये दोनों सेम फेज में, क्योंकि ये एक अल्टरनेट छोड़ के है। क्लियर। अब इनका आप मोशन देखना कि ये एक साथ सब मीन पे आएंगे, फिर ये नीचे जाएगा, और ये मोशन को आप देखो, मैं करके दिखाता हूँ। तो आप देखो एक साथ ये मीन पे आए, फिर ये ऊपर गए, देखो ये सब एक साथ मीन पे आए, फिर ये भी एक साथ मीन पे आया, फिर ये एक्सट्रीम पे गया। और ये सारे पार्टिकल, जैसे देखो ब्लू वाला बेचारा यही एम्पलीट्यूड है, इसका एम्पलीट्यूड कम है, रेड वाले का ज़्यादा है, लेकिन जब भी ये पहुंचते हैं अपने एक्सट्रीम पे एक साथ, ठीक है ना। और इस तरीके से देखो ये पूरा मोशन आपका हो रहा है। तो यही आपका स्टैंडिंग वेव है। और ये नोड्स कभी नहीं मूव कर रहे हैं, ये नोड्स कभी नहीं मूव कर रहे हैं, सिर्फ ये आपका एंटी नोड मूव कर रहा है। क्लियर है। और ये एक तरीके से आपका SHM, सारे पार्टिकल SHM कर रहे हैं। तो ये आपका स्टैंडिंग वेव का एनिमेशन है जो आप देख सकते हो। अब बच्चों आपको यहाँ पे हमने कुछ और पॉइंट्स लिख दिया है स्टैंडिंग वेव के रिगार्डिंग, ताकि आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व करते समय दिक्कत ना हो। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, इन केस ऑफ स्टैंडिंग वेव डिफरेंट पार्टिकल परफॉर्म SHM विथ डिफरेंट एम्पलीट्यूड। ये बात तो हम लोग देख ही रहे हैं, स्टैंडिंग वेव में अलग अलग पार्टिकल अलग अलग एम्पलीट्यूड के साथ SHM करता है, जो डिपेंड करता है उसके लोकेशन पे। ऑल पार्टिकल्स बिटवीन टू नोड्स परफॉर्म SHM विथ सेम फेज। आपने ये भी देखा, अभी भी देखा मोशन करते समय
कि दो नोड के बीच के सारे पार्टिकल एक साथ सेम फेज में होते हैं। आइदर वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होंगे, मीन पे भी होंगे तो सेम टाइम पे मीन पे होंगे और सेम डायरेक्शन में उनकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, फिर लिखा हमने पार्टिकल ऑन लेफ्ट एंड राइट ऑफ नोड विल बी इन अपोजिट फेज, दैट इज फेज डिफरेंस ऑफ पाई। मतलब किसी नोड के दाएं और बाएं तरफ के पार्टिकल को देखोगे तो वो दोनों हमेशा अपोजिट फेज में होते हैं। एक अगर आपका पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है तो दूसरा नेगेटिव, फिर एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। तो इस तरीके से नोड के लेफ्ट और राइट वाले पार्टिकल के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना होता है, पाई का। तो इसको वीडियो पॉज करो, इसको नोट डाउन करो, और भी पॉइंट्स हैं। लिख लिया आपने? चलो अब देखते हैं आगे कौन से पॉइंट्स हैं। आगे मैंने 3 पॉइंट्स और लिखा है यहाँ पे, दैट इज 4, 5 और 6। 4 में हमने लिखा है इन केस ऑफ स्टैंडिंग वेव ऑल पार्टिकल क्रॉसेस दियर मीन पोजिशन साइमल्टेनियसली। बच्चों ये एक लौता ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पूरी स्ट्रिंग एक समय ऐसा आता है जब सीधी हो जाती है, क्योंकि सारे पार्टिकल एक साथ मीन को क्रॉस करते हैं। ये अलग बात है कि कोई जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा दो नोड के बगल वाले पार्टिकल का, लेकिन वो होंगे सारे एक साथ ही मीन पोजीशन पे। आगे हमने लिखा है कि अनलाइक ट्रैवलिंग वेव देयर विल नॉट बी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ स्टैंडिंग वेव। देखो ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता था, लेकिन स्टैंडिंग वेव में सारे पार्टिकल की एनर्जी फिक्स होती है और वो फिक्स तरीके से ऑसिलेट करते रहते हैं, तो उनकी एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट। फिर हमने लिखा है 2 कंसेक्यूटिव एंटी नोड विल बी इन अपोजिट फेज। बच्चों अगर 2 एंटी नोड की बात करोगे जो लगातार हैं वो अपोजिट फेज में ही है, वही बात रिपीट हमने कर दिया है लगभग। तो ये चूंकि क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इसके ऊपर आता है। ठीक है, तो इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं।